बच्चों, चलो हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा क्लास 9th का हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसको हम और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था इससे पिछले वाले वीडियो में, वो था 5 नंबर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि जो गुलामों का व्यापार, दासों का व्यापार जो होता था, ठीक है, उस व्यापार को जो कि फ्रांस से रिलेटेड था, ख़ास तौर से फ्रांस के व्यापारी इसमें इन्वॉल्व थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों। तो किस तरह से उसकी समाप्ति हुई, उस पर कैसे रोक लगी, इसमें बताया गया है। हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ इसका डिस्कस कर लिया था। सेकंड पैराग्राफ की जो, चलो मैं सेकंड पैराग्राफ से ही स्टार्ट करता हूँ। वैसे इसकी 3 लाइन हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, लेकिन चलो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं शताब्दी, पूरे 18वीं शताब्दी में थोड़ी बहुत आलोचना होनी शुरू हो गई थी इसकी, इस गुलामों के व्यापार की जो ये प्रथा थी, इसकी आलोचना लोगों ने, क्रिटिसिज्म, इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये सही नहीं है। The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. नेशनल असेंबली में लंबी लंबी बहसें होने लगी, डिबेट होने लगी, वाद विवाद होने लगा कि ये जो राइट्स ऑफ मैन हैं, यानी जो पुरुषों का अधिकार है, जो हर फ्रांस के व्यक्ति को दिया गया है, क्या ये फ्रांस के बाहर जो फ्रांस के उपनिवेश हैं, यानी फ्रांस ने जिन देशों पर कब्जा किया है, क्या ये राइट्स ऑफ मैन वहाँ पर भी लागू हो जाने चाहिए? ठीक है, इस बात पर अब डिबेट होने शुरू हो गई। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन नेशनल असेंबली ने किसी भी तरह का कोई नया कानून नहीं बनाया, इस स्लेव ट्रेड से रिलेटेड कोई कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम ऐसा कानून बना देंगे, रोक लगा देंगे, तो फ्रांस के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि नेशनल असेंबली को, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिनका राजनीतिक प्रभाव है, बड़े बड़े पैसे वाले जो कि इस स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उन्हें बुरा लगेगा और ये उनकी राजनीति के लिए, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी राजनीति के लिए खतरा हो जाएगा। भाई ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पॉलिटिक्स में पैसे वालों का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो यहाँ पर भी वही बात थी। कोई भी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों या व्यापारियों के खिलाफ कोई कानून बनाने से डरती है, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स का कलेक्शन है, वो उन्हीं लोगों से होता है ना। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. और फाइनली जो है 1794 में ये डिसाइड किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, और एक कानून बनाया गया कि फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, यानी फ्रांस के बाहर, ओवरसीज़ यानी फ्रांस के बाहर जितने भी ऐसे इलाके हैं जिन पे फ्रांस की सरकार का कब्जा है, वहाँ पर सभी गुलामों को फ्री कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years later नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। हालांकि ये जो कानून बना, या ये जो एक अच्छा प्रस्ताव लागू किया गया, ये सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही हो पाया। क्यों? क्योंकि 10 वर्षों बाद जब नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर कब्जा किया, उसने ये दास वाला जो, या गुलामों के जो बेचने खरीदने का जो व्यापार था, उसको दोबारा से शुरू करवा दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
जो भी प्लांटेशन ऑनर्स थे, जो भी बागानों के मालिक थे, वो अच्छी तरह समझते थे कि जो अफ्रीकन नीग्रोज़ हैं, नीग्रोज़ यहाँ पर बच्चों किसको कहा गया है? नीग्रोज़ जो अफ्रीकी मूल के लोग होते हैं, ब्लैक कलर के जो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं, उनको नीग्रोज़ कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। कि इन अफ्रीकन नीग्रोज़ की वजह की जो उनका महत्व है, वो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके आर्थिक हितों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके आर्थिक हितों के लिए जो प्लांटेशन ऑनर हैं, यानी जो बागानों के मालिक हैं, ये इन्हीं के बल पे काम करवाते थे, इन अफ्रीकन लोगों के बल पे, इन गुलामों के बल पे अपना मजदूरी करवाते थे, काम करवाते थे। ये खुद तो कोई काम करते नहीं थे, इनका सारा बिजनेस उनके मजदूरी पे टिका हुआ था, ठीक है। स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और फाइनली जो अंत में फ्रांस के जितने बाहर के कब्जे वाले इलाके थे, 1848 यानी 1848 में जाकर के हर जगह से ये स्लेव ट्रेड वाला या ये गुलामों वाली जो प्रथा है या व्यापार वाली प्रथा है, ये समाप्त हुई 1848 में, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 6 में, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और दैनिक जीवन। यानी जो क्रांति थी उसका दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ा, फ्रांस की क्रांति का। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या राजनीति लोगों के पहनावे में परिवर्तन ला सकती है, उनकी भाषा को बदल सकती है, या वो जो पुस्तक पढ़ते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, उसको बदल सकती है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़रूर आगे इसका आंसर भी दिया होगा। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन 1789 के बाद, यानी 1789 जहाँ फ्रांस की क्रांति हुई थी पहली बार, उसके बाद फ्रांस ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों सबके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे। The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. और जितनी भी क्रांतिकारी सरकारें आई, उन लोगों ने, उन सरकारों ने इस तरह के बहुत सारे स्वमेव इस तरह के ऐसे कानून बनाए जो कि स्वतंत्रता, समानता, इसके जो आदर्श हैं वो उन आदर्शों को प्रतिदिन के जीवन में स्थापित किया जाए। उन आदर्शों को, जो आदर्श लिबर्टी ने स्थापित किए, यानी स्वतंत्रता ने, स्वायत्तता ने, इक्वालिटी यानी समानता में, समाज में इन आदर्शों को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने कानून बनाए, ठीक है, ताकि ये लोगों के प्रतिदिन के जीवन से जुड़े, है ना। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण कानून जो कि 1789 में बैस्टिले जो किला था, जो राजा जिसको कैद खाने के तौर पे इस्तेमाल करता था, फोर्ट ऑफ बैस्टिले, उसको जब तोड़ा गया, उसका एक एक ईंट निकाल लिया गया भीड़ के द्वारा, जो 1789 में क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके तुरंत बाद जो एक कानून बना, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो एक कानून बनाया, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है बच्चों, ये एक ऐसा कानून है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। कहने का मतलब, आप अगर कोई लेखक हो, आप पत्रकार हो, आप न्यूज़पेपर निकालते हो, आप कोई किताब लिखते हो, तो अगर आप लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ नहीं लिखोगे।
सरकार या सरकार से संबंधित कोई भी एजेंसी है या उसके कार्य की आपको क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप आलोचना नहीं करोगे। आप मनोरंजन की चीज़ें लिखो, आप सब चीज़ लिख सकते हो, लेकिन आप सरकार के वर्क पर क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाओगे अपने लेखनी में, लेखनी के द्वारा, चाहे आप निबंध लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे कविता लिखो, उपन्यास लिखो, कहानी लिखो, नॉवेल लिखो, कुछ भी लिखो, आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छापो, बट सरकार को आप घेरे में मत लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो लिखा हुआ आर्टिकल है, जो भी आपका चीज़ है जिसके तहत आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने व्यू, उसको सरकार रोक लगा देगी। यही सेंसरशिप होता है, ये कानून होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप एक तरह से मुंह बंद रखने का एक हथियार होता है कि आपका मुंह हमने बंद कर दिया, ठीक है। मतलब आप अच्छा अच्छा बोलो, बस हमारी बुराई को मत देखो, न देखो और न देखोगे नहीं तो लिखोगे नहीं, ठीक है। लेकिन 1789 के बाद ये सबसे पहले ये कानून उस क्रांतिकारी सरकार ने हटा दिया कि सेंसरशिप जो है समाप्त किया जाए। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. यानी ओल्ड रिजाइम यानी 1789 से पहले जब राजा का राज चलता था, फ्रांस में मोनार्की थी, तो जो भी लिखित चीज़ें होती थी, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, जो भी हो, या जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, नाटक वगैरह जो भी है, किताबें, न्यूज़पेपर, प्ले, नाटक जो भी है, ये प्रकाशित होना या उनको स्टेज पे परफॉर्म करना या कोई मतलब भाषण वगैरह, कुछ भी जो भी आप बोलना है, वो पहले राजा के कुछ सेंसर्स होते थे। राजा मतलब राजा के अधिकारी होते थे, खास तौर से नियुक्त अधिकारी, वो पहले इनकी जांच करते थे किताबों की, है ना, नाटक, न्यूज़पेपर, कि ये सरकार के खिलाफ तो नहीं ना इसमें कुछ लिखा हुआ है। जब वो संतुष्ट हो जाते थे कि नहीं सरकार के खिलाफ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको वो इजाज़त दे देते थे, परमिशन दे देते कि नहीं अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, यानी लोगों के बीच में आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कुछ भी ऐसा उन लोगों को लगता था कि नहीं सरकार के खिलाफ है ये सारी चीज़ें, तो वो उस पर रोक लगा देते थे। वो लोगों के बीच में, सामान्य आम जनता के बीच में उसको ले जाने से रोक दिया जाता था। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. लेकिन जब नई सरकार बनी, क्रांतिकारी सरकार बनी, तो जो राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो पुरुषों के अधिकार और नागरिकों के अधिकार में ये प्रोक्लेम, ये बताया गया, ये घोषणा की गई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। ये एक प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब जब ये कानून सेंसरशिप वाला ख़त्म हुआ तो उसके बाद पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, अखबार, किताबें, प्रिंटेड छपी हुई पिक्चर्स, है ना, ये फ्रांस के टाउन्स में इनकी बाढ़ आ गई। लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार का उपयोग करना शुरू कर दिया अच्छे से, है ना। और उसके बाद शहरों से वो खबरें, वो सारी चीज़ें जो है कंट्री साइड यानी देहाती क्षेत्रों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी ये जाने लगी। ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी नई नई बातें, नई नई चीज़ों से अवगत मतलब होना शुरू हो गए, वो भी, है ना। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से जो भी मीडिया का मटेरियल होता था, चाहे वो किताब के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, मैगज़ीन के रूप में, सब में अच्छी तरह से ये लिखा रहता था, बताया गया रहता था। उसमें इस बात का डिस्कशन होता था कि फ्रांस में किस तरह से घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं की वजह से क्या परिवर्तन रोज हो रहे हैं। इससे आम लोग भी अब जागरूक होने लगे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था
कि अगर आप सरकार के खिलाफ विचार रखते हैं तो आप उसको भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना, कुड बी एक्सप्रेस्ड, अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी। आप उन घटनाओं पर भी अपने विचार रख सकते हैं जो सरकार की या शासन की खिलाफत करता हो, यानी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आपको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। ईच साइड sought टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सामने वाले को कन्विंस कर सकता है कि वो पक्ष में क्यों है या वो विपक्ष में क्यों है ना, प्रिंट मीडियम से, है ना। प्रिंट मीडिया मतलब अखबारों, मैगजीन के द्वारा, किताब के द्वारा वो बता सकता है, वो कन्विंस कर सकता है, उसको ये अधिकार है कि यदि वो सरकार के पक्ष में है तो क्यों है, यदि वो सरकार के विपक्ष में है तो क्यों है, मतलब वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है बिना डर के। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। नाटक, गीत और जो भी फेस्टिव प्रोसेशंस, लोगों का जो भी उत्सव मनाने का जो प्रक्रिया है, तरीका है, ये बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने लगा। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. अब गाना हो गया, नाटक हो गए, और जो फेस्टिव प्रोसेसन यानी उत्सव मनाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा जो आम लोग थे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको बहुत कठिन कठिन क्लिष्ट और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, अब वो भी बहुत सारी चीज़ों को ग्रैस्प यानी ग्रहण कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे उन विचारों को जो स्वतंत्रता, न्याय जैसी चीज़ों को दर्शाती थीं, यानी या उन चीज़ों को जिनको कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दार्शनिकों ने अपनी किताबों में लिखा था, लंबे लंबे शब्दों में, लंबे लंबे व्याख्यानों में और अनुच्छेदों में, उन पैराग्राफ में जो बड़े महान विद्वानों ने कठिन कठिन भाषाओं में लिखा था, जो कि सिर्फ कुछ पढ़े हुए, कुछ मुट्ठी भर पढ़े हुए लोग ही जिसको समझ सकते थे या पढ़ सकते थे, अब वो सारी चीज़ें आम लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाने लगी। क्यों? क्योंकि मीडिया को छूट मिल गई थी, प्रेस को छूट मिल गई थी, तो हर चीज़ को मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जटिल से सरल मीडिया क्या करता है, किसी भी जटिल चीज़ को सरल बनाता है। मीडिया का काम होता है किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सरल बनाना, है ना, इजी बनाना और आम लोगों तक पहुंचाना। तो अब मीडिया को छूट मिल गई, तो मीडिया चाहे वो किसी भी तरह का मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो आपको अगर कोई संदेश देना है, आपको कोई किसी विद्वान का मैसेज देना है, संदेश देना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो वो नाटक के रूप में भी हो सकता है, वो गाने के रूप में भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, वो लोग भी समझ जाएंगे उस संदेश को जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा जिनको डीप नॉलेज नहीं है लिटरेचर की, है ना, वो लोग भी बहुत आसान और सरल शब्दों में नाटक के द्वारा, गाने के द्वारा हर चीज़ को समझ जाएंगे। तो इसमें इस लाइन का मतलब यही है कि जो कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, जो इन बड़े बड़े राजनीतिक दार्शनिकों की बातों को समझ पा रहे थे, या जिनके अधिकार क्षेत्र में था, जो आराम से इन लोगों को पढ़ लेते थे, अब आम जनता भी है जो है फ्रांस की, उन बातों को समझने लगी थी, है ना, उन चीज़ों को समझने लगी थी, क्योंकि उन तक भी ये विचार आराम से अब मीडिया के द्वारा पहुंच रहे थे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंक्लूड कर देंगे, इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्लूज़न पढ़ेंगे, ठीक है, और वो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई कठिनाई आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
किसी पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से समझाने की बात है तो भी आप लिख सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगा और उन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।